अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो मेरे बच्चे एनईडी यूनिवर्सिटी के पास पेपर की सॉल्यूशन की सीरीज शुरू की जा रही है। आगे चल के आपका एनईडी यूनिवर्सिटी का राउंड 1 भी आने वाला है, जो कि एक्सपेक्टेड है 24 मई से स्टार्ट होगा, और उसके बाद राउंड 2 भी आएगा। तो जाहिर है ये जो पास पेपर्स हैं जो माजी में एनईडी यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस टेस्ट के अंदर पूछे गए हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे। ठीक है। मैं ऑब्वियस सी बात है, मेरा बेटा चूंकि मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है, तो मैं आपको फिजिक्स का पोर्शन सॉल्व करा रहा हूँ। ये जितने भी पास पेपर्स हैं, इनके बारे में आपने ये जहन में रखना है, ये सारे के सारे हमारे पास कहाँ से आए हैं। ये मेरे बच्चे सारे के सारे रिक्रिएटेड पास पेपर्स हैं। ठीक है। आपने डिफरेंट जगहों पे देखे होंगे रिक्रिएटेड पास पेपर्स आपको बिखरे हुए डिस्पर्स्ड फॉर्म में मिलते हैं। यहां पर मैं आपके लिए सारे के सारे ईयर वाइज कंपाइल करके उनको सॉल्व कराते हुए लाऊंगा। चाहे वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, सब हम इसके अंदर सॉल्व कर रहे होंगे। ये सारे के सारे अपलोड होते रहेंगे इंशाल्लाह। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे अपलोड होते जाएंगे। ठीक है। इसके अंदर वो सारे के सारे पेपर भी होंगे जो कि कंप्यूटराइज्ड हैं, और वो भी होंगे जो कंप्यूटराइज से पहले थे। जैसे आपके इल्म के अंदर है, एनईडी यूनिवर्सिटी ने तकरीबन सन 2000 से ये पेपर लेना शुरू किया है। 2000 से लेके तकरीबन 2019 तक ये पेपर बेस हुआ करता था, और उसको हम रिक्रिएट किया करते थे। फिर 2019 के अंदर कोरोना आया, कोविड आया, तो 2019 के बाद से 2020 से ऑनवर्ड 2020, 2021, 22, 23, 24, इन सब के जो आपको पास पेपर्स मिलेंगे, यानी कि अभी मैं 2025 में ज़ाहिर है ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 2024 तक के आपको जितने भी पास पेपर्स मिलेंगे, ये सारे के सारे हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इनको हम कहते हैं सीबीटी। इन पास पेपर्स को खास तौर पे ये जो आपको 2020 से 2024 तक के मिलेंगे, इनको सॉल्व करने का फायदा क्या होने वाला है? इनको सॉल्व करने का फायदा मेरा बेटा ये होने वाला है कि जो आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हमेशा कैसे होते हैं? फिक्स होते हैं। जाहिर सी बात है, आपके पास एक क्वेश्चन का बैंक है। किसी भी यूनिवर्सिटी के बाद जो सीबीटी टेस्ट लेता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेता है, उनका क्वेश्चन का बैंक हमेशा कैसा होता है? फिक्स होता है। उसी में से पलट पलट के क्वेश्चंस क्या हो रहे होते हैं? रिपीट हो रहे होते हैं। मैं ये रिकमेंड हरगिज नहीं करूंगा कि आप सिर्फ पास पेपर्स पे रिलाई करो, लेकिन ये रिकमेंड जरूर करूंगा कि अगर आपकी तैयारी पूरी हो गई है, अगर आप सब कुछ पढ़ चुके हो, तो आप ये फ्लेवर लेने के लिए, ये एक टेस्ट लेने के लिए कि एनईडी यूनिवर्सिटी किस तरह के सवालात हमसे माजी में पूछ चुकी है, आप इसके ऊपर जा सकते हो, बेफिक्र होकर इसको फॉलो कर सकते हो। आपको इंशाल्लाह मजा भी आएगा और समझ भी आएगा। तो शुरू करते हैं पास पेपर का सॉल्यूशन। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं, इफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ कंटेनर सच दैट द वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। अच्छा, इस बात को समझना सारा जरा गौर से। सपोज करो कि भी मेरे पास, आपके पास एक कंटेनर मौजूद है, एक आपके पास ये थर्मोडायनेमिकल कंटेनर आ गया, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने गैस इनक्लोज की हुई है, आइडियल गैस। और आइडियल गैस जिस वॉल्यूम के ऊपर इनक्लोज हुई हुई है, लेट्स से द वॉल्यूम इज वी, और इस वक्त मैंने जो एक सर्टेन प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई किया होगा, लेट्स से दैट प्रेशर इज पी। ठीक है। अब आपसे कहा क्या जा रहा है कि भाई आपके पास हमने क्या किया, इस वॉल्यूम को हाफ कर दिया। हाफ करने का एक ही तरीका है कि भाई ये जो आपने पिस्टन के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया हुआ था, हमारे पास अकॉर्डिंग टू द लॉ, हमारे पास वॉल्यूम और प्रेशर चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो अगर वॉल्यूम हाफ होगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हमारे पास उसका इंक्रीज होगा और डबल हो जाएगा। तो प्रेशर को डबल कर देते हैं। जैसे ही हमारे पास ये प्रेशर पहले से इंक्रीज हो गया, कितना हो गया हमारे पास, डबल। प्रेशर डबल हुआ तो वॉल्यूम क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पे हाफ हो गया। ठीक है। अब प्रेशर और टेम्परेचर, अब सवाल में, लेकिन सवाल में जिक्र किस चीज का है? सवाल में जिक्र इस चीज का है, वो कह रहे हैं कि भाई आप ये बताएं टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा इन सब के होने से। ठीक है। तो देखो, जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हो, तो प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे हमारे पास पहले, अब वो आपके पास करीब करीब हो जाएंगे। करीब करीब हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या होगा कि उनकी जो स्पीड है ऑफ कोलिजन, वो भी हमारे पास इंक्रीज होगी। ठीक है। जिसकी वजह से हम सिंपली एक बेसिक से रिलेशनशिप यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि प्रेशर और टेम्परेचर किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो आप खुद समझो, आपने प्रेशर को कितना इंक्रीज किया था पहले, 2 टाइम्स, ताकि वॉल्यूम कितना हो जाता है हमारे पास, हाफ। जब प्रेशर 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बन के आ जाता है, दैट इज ऑप्शन बी, दैट टेम्परेचर विल बी इंक्रीज्ड। मूविंग ऑन, अगले सवाल में हमसे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, अ पार्टिकल ऑफ मास 0.5 ग्राम्स मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज लोकेटेड एट x1 इज इक्वल टू 15 मीटर्स
अच्छा, मान लेते हैं कि भाई हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर इसका डिस्टेंस हम लोग इस तरह से मेजर कर लेते हैं कि स्टार्टिंग में ये 15 मीटर्स के ऊपर लोकेट की थी बॉडी, स्केल के ऊपर कहीं यहाँ खड़ी हुई थी, ठीक है। उसके बाद इस वक्त हमारे पास यहाँ पे जो टाइम हो रहा था, यानी कि आपके पास इसको यहाँ तक पहुंचने में कुछ ना कुछ टाइम जो लगा होगा, वो टाइम की वैल्यू हम लोगों को कितनी दी हुई है यहाँ पे 5 सेकंड्स, ठीक है। तो आपसे ये कह रहे हैं कि भाई इनिशियली स्केल के ऊपर इस पॉइंट पे खड़ी हुई है और कितनी देर हो चुकी है उसको 5 सेकंड हो चुके हैं यहाँ तक, ठीक है। कह रहे हैं एंड एट x2 वो चलते बॉडी हमारे पास पहुंच गई इस पॉइंट तक, इस पॉइंट पे जहां पे हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना हो चुका है 33 मीटर्स। और अब जो हमारी जो स्टॉप वॉच होगी वो हम लोगों को क्या टाइम शो कर रही है, वो हमें शो कर रही है 13 सेकंड्स। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया। डिस्टेंस जो इस बॉडी ने कवर किया वो डिस्टेंस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं आपके पास, सिंपली वो डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा 33 -15 डिवाइड में हम इसे किससे करेंगे, अच्छा एक सेकंड सॉरी डिवाइड कर रहा हूं मैं। देखें डिस्टेंस तो हम लोगों ने निकाल लिया यहाँ से, डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, सिंपली उठ के 33 में से 15 माइनस कर दो तो ये हमारे पास हो जाएगा 18 मीटर्स, ठीक है, डिस्टेंस निकल गया सर। उसके बाद अगर हम ये देखें ये सब कुछ कितनी देर में हो रहा है, तो ये सब कुछ हो रहा है हमारे पास 5 सेकंड से 13 सेकंड्स। यानी कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई टाइम फाइंड आउट करें, तो आपने बोला सर टाइम हमारे पास लग रहा है, आपने सिंपली क्या करें 13 में से 5 को माइनस कर दें, तो थर्ड टाइम कितना लग रहा है हमारे पास 8 सेकंड्स लग रहा है, ठीक है। पूछा क्या जा रहा है, इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी बताइए, ठीक है। तो वेलोसिटी या स्पीड फाइंड करने का जो बच्चे फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि जो आंसर्स आ रहे हैं इन सबको डिवाइड कर दो एक दूसरे से 18/8। तो जब आप सिंपली 18 को 8 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आ जाता है हमारे पास उठ के 2.25 मीटर पर सेकंड, विच विल मेक ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं इन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है इन सब में से। देखो सबसे पहले तो अपने जहन में एक बेसिक सा आइडिया बनाओ कि ये कोलिजन हम लोग कहते किसे हैं, ठीक है। व्हाट इज कोलिजन एक्चुअली। तो कोलिजन हमारे पास क्या होती है, कोलिजन हमारे पास आसान जबान में दो बॉडीज के दरमियान फिजिकल कॉन्टैक्ट को कहा जाता है। यानी कि दो बॉडीज अगर फिजिकल कॉन्टैक्ट में आ जाए एक दूसरे के साथ तो इट इज नोन एज कोलिजन। लेकिन कैसा फिजिकल कॉन्टैक्ट, इस बात को समझना। सपोज करो कि मेरे पास एक बंदा है, ठीक है, वो बंदा दीवार के साथ ऐसे हाथ रख के खड़ा हुआ है दीवार पे, ठीक है। अगर वो दीवार पे ऐसे हाथ रख के खड़ा हुआ है तो ये कोलिजन नहीं कहलाएगी, ये एक सिंपल फिजिकल कांटेक्ट होगा। कोलिजन क्या होगी, जैसे अब अगर यही बंदा दीवार पे अपना मुक्का मार दे तो दैट इज नोन एज कोलिजन। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैम सर। देखो कोलिजन और फिजिकल कांटेक्ट के दरमियान जो बेसिक डिफरेंस होता है वो क्या होता है, कोलिजन इज अ फिजिकल कांटेक्ट, ठीक है, बिटवीन टू बॉडीज। कोलिजन क्या है, हमारे पास एक फिजिकल कांटेक्ट है दो बॉडीज के दरमियान, लेकिन एक ऐसा फिजिकल कांटेक्ट जिसमें दो चीजों का एक्सचेंज आपके पास हो रहा होता है। और वो दो चीजें क्या एक्सचेंज हो रही होती हैं उनके बारे में जरा सी बात कर लेते हैं। वो दो चीजें जो एक्सचेंज हो रही होती हैं, वन ऑफ देम इज मोमेंटम। मोमेंटम मींस द अमाउंट ऑफ मोशन, यानी कि एक बॉडी का मोशन दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। और दूसरी चीज जो हमारे पास एक्सचेंज होती है वो होती है आपके पास काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जो कि ड्यू टू मोशन किसी भी बॉडी के अंदर हमारे पास फॉर्म हो रही होती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब सवाल ये है कि आपके पास अगर ये दो चीजें एक्सचेंज हो रही हैं तो इन दोनों चीजों की एक्सचेंज की वजह से कोलिजन की दो टाइप्स बन जाती हैं हमारे पास। और वो कोलिजन की जो दो टाइप्स बनती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, उनमें से एक कहलाती है आपके पास इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, और दूसरी हमारे पास कहलाती है इनमें से इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन में सिर्फ आपके पास चेंजेस क्या है। इन इलास्टिक कोलिजन एक ऐसी कोलिजन है जिसमें बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन ओनली द मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेन्स कंजर्व्ड, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कौन कांस्टेंट रहता है, कौन कंजर्व रहता है, मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। और इलास्टिक कोलिजन में आपके पास क्या होता है, मोमेंटम तो कंजर्व रहता ही रहता है, मोमेंटम के साथ एक और क्वांटिटी आ जाती है जिसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, ये भी हमारे पास कंजर्व रहती है। तो इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन ही हमारे पास क्या है, पहचान ही हमारे पास क्या है, एक ऐसी कोलिजन दो बॉडीज के दरमियान जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहे। नाउ गो फॉर द ऑप्शन सी विल बिकम द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। मूविंग ऑन, 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट। सबसे इजी सी एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि भाई आपके पास एक बच्चा है वो झूला झूल रहा है, ठीक है। या फिर आप भी अगर अपने पास इस चीज को एग्जांपल में ले लो कि भाई आप यहाँ पे बैठे हुए क्या कर रहे हो, झूला झूल रहे हो। तो जब आप झूला झूल रहे होते हो तो ये आपके पास एक तरह से बड़ी इजी सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल बन जाती है। तो अब इसमें होता क्या है कि जब हम लोग झूल रहे होते हैं, ये बात हम खुद भी नोटिस कर सकते हैं कि जब हम लोग झूल रहे होते हैं हम अपने आप को पहले पीछे लेके जाते हैं, फिर हम लोग अपने आप को डिस्प्लेस करते हैं, एक्चुअली डिस्प्लेस करते हैं, वहां से हम रिलीज करते हैं, तो बॉडी हमारे पास ऑसिलेट करती हुई, ये जो स्विंग है ये ऑसिलेट करता हुआ आपके पास एक ऑसिलेटरी मोशन की परफॉर्मेंस करने लग जाता है, जिसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कह सकते हैं। अब आप खुद इस चीज को रियलाइज करो कि जैसे ही आप अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचते हो, हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास कौन सा पॉइंट कहलाता है, एक्सट्रीम पोजीशन,
सही है। और इसी तरह से जब आप लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचते हो, जैसे हम कहते हैं मीन पोजीशन, तो आप ये सोचिए कि जैसे ही आप एक्सट्रीम पे पहुंचते हैं तो मोमेंटेरली आपका स्विंग वहां पे रुकेगा, नहीं रुकेगा तो आप पलटी कर जाओगे, पूरा ऊपर से घूम के निकल जाओगे हमारे पास, ठीक है। तो अगर वो रुक रहा है, रुकने का मतलब कि आपकी जो स्पीड है अपने एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर वो कितनी हो जाती है हमारे पास, मिनिमम या फिर जीरो, ठीक है। या तो जीरो हो जाती है, फिर हम उसको मिनिमम भी कह सकते हैं आपके पास। इसी तरीके से जैसे आप नीचे आना स्टार्ट करोगे तो आपकी बॉडी ने जो पोटेंशियल एनर्जी गेन की हुई होगी इस हाईएस्ट पॉइंट पे ग्रेविटी के अगेंस्ट जाने की वजह से, इस एक्सट्रीम पॉइंट पे वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्पीड इंक्रीज करेगी, जिसका मतलब वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो इस तरह से करते 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 जैसे ही आप मीन पोजीशन में पहुंचेंगे तो मीन पोजीशन पे आते साथ ही आपकी स्पीड बढ़ते 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 अपने मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच चुकी होगी। और उसके बाद क्या होगा आपके पास, उसके बाद ये होगा कि वो दोबारा से एक्सट्रीम की तरफ जब जाओगे तो स्पीड दोबारा कम होने लग जाएगी और मोमेंटरीली अगले एक्सट्रीम पे पहुंच के जीरो हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास यहां से हमें एक बात समझ में आती है कि मीन पोजीशन वो पोजीशन है कि जहां पे आपकी जो स्पीड होती है बॉडी की, कौन सी बॉडी की, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है, वो आपके पास मैक्सिमम बन जाती है। तो हमारे पास यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनता है कि भाई स्पीड मुझे या वेलोसिटी मुझे मैक्सिमम चाहिए, वो कहां पे मिलेगी मुझे, आपके पास वो मिलेगी एक्सट्रीम पोजीशन, सॉरी माय बैड, वो मिलेगी हम लोगों को मीन पोजीशन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं अ बॉडी ऑफ मास 3 kg इज केप्ट एट अ टेबल, ठीक है, ऑफ हाइट 2 मीटर्स, यानी कि मैंने आपके पास एक टेबल के ऊपर एक बॉडी को रखा हुआ है, ये रही वो टेबल, इस टेबल के ऊपर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेट्स से, ठीक है। अब इसकी जो हाइट है हमारे पास, वो हाइट हम लोगों को इन्होंने बता दी कि भाई वो हाइट हमारे पास कितनी है टेबल की, 2 मीटर्स है। डन हो गया सर, 2 मीटर्स है। आगे कह रहे हैं इट इज डिस्प्लेस्ड 2 मीटर्स, इसको डिस्प्लेस किया हम लोगों ने, डिस्प्लेस किया, इसको आगे ले गए 2 मीटर्स, यहां से लेके यहां तक हमारे पास डिस्प्लेस हो गई, ठीक है, 2 मीटर आगे चलेगी अपनी पोजीशन से। अब ये पूछने बताओ इट्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा। देखो पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो, या फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारे पास mgh, जिसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी एक तो मास पे रिलेट करती है और दूसरा अगर हम इस कांस्टेंट वैल्यू को मान लें कि अर्थ के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं तो हाइट पे रिलेट करती है। अगर ये हाइट पे रिलेट कर रही है तो जब तक मैं हाइट को छेड़ूंगा नहीं या मास को छेड़ूंगा नहीं तब तक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो सकती है हमारे पास। और अब अगर इस सवाल में देखें तो टेबल के साथ उन्होंने छेड़छाड़ करने की बोली नहीं है, इन्होंने ये बोला ही नहीं कि बॉल को ऊपर उठा के लेके चले जाओ, इन्होंने ये बोला ही नहीं कि बॉल नीचे गिर रही है हमारे पास, इन्होंने बोला बस ये टेबल पे आगे बढ़ गई बॉल हमारे पास 2 मीटर्स। तो जब ये आगे ही बढ़ी है इसका मतलब हाइट में चेंज नहीं आ रहा, जब हाइट में चेंज नहीं आ रहा तो इसका मतलब सिंपली हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के अंदर भी कोई चेंज नहीं आ रहा। तो पोटेंशियल एनर्जी में अगर चेंज नहीं आ रहा then the correct option will become option C, 0 joules. Moving on, question number 6, कह रहे हैं if a vector is divided by its magnitude then the value obtained is, देखते हैं, देखिए किसी भी वेक्टर की अगर हम बात करें, कोई भी वेक्टर जो होता है वो अपनी कम से कम भी दो चीजों से मिलकर बनता है। पहली चीज जो उसके अंदर हमारे पास आती है वो होता है उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि वो कितना बड़ा है, क्या वैल्यू है इसकी हमारे पास, और दूसरी हमारे पास होती है डायरेक्शन, कि किस सिमत में जा रहा है वो वेक्टर हमारे पास, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा सा मैथ्स की तरह ट्रीट करूं इसको, तो आपके पास एक इक्वेशन क्या बन सकती है इसको यूज करते हुए कि वेक्टर को जब मैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करता हूं तो वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने के बाद द ओनली थिंग विच आई एम लेफ्ट विद इज द डायरेक्शन। तो अगर आपने किसी वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें रेशो निकालना चाहिए वेक्टर का उसी के मैग्नीट्यूड के साथ, ठीक है। अगर एक वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से मैं डिवाइड कर दूंगा तो द ओनली थिंग विच आई विल गेट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर, ठीक है। और अगर इसको थोड़ा सा और हम लोग समझे, ये जो डायरेक्शन मैंने यहाँ पे लिखी है, अगर हम लोग इसको एक वेक्टर की फॉर्म में बोले भाई चूंकि डायरेक्शन शो करना तो वेक्टर का काम है, तो एक ऐसा वेक्टर जिसका काम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन स्पेसिफाई करना है, ठीक है। एक ऐसा वेक्टर जिसका काम सिर्फ क्या करना है, हमारे पास डायरेक्शन स्पेसिफाई करना है और उसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो जाहिर सी बात है जब सिर्फ वो डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहा होगा तो उसका मैग्नीट्यूड ऑटोमेटिकली हमारे पास 1 बन जाएगा। तो आपके पास ऐसे केस के वेक्टर को या इस तरह के वेक्टर को हम किस नाम से डिफाइन करते हैं, तो वो आपके पास कहलाता है यूनिट वेक्टर, ठीक है जी। आपके पास ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और जिसकी जो डायरेक्शन है वो आपके पास सिर्फ उसका काम हो डायरेक्शन बताना, ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये वेक्टर आपके पास किसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी, सिंपली एक यूनिट वेक्टर की। तो हमारा जो आंसर बन जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए 6 का यूनिट वेक्टर। मूविंग ऑन, कह रहे क्वेश्चन नंबर 7 में अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग इन एट एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। हमारे पास मान लेते हैं भाई पहले तो अपने पास ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया मैंने, ये आ गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसके दरमियान हमारे पास एक फोर्स लग रही है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें कितना दिया हुआ है 10 यूनिट आ गया न्यूटन, और
आगे क्या कह रहे हैं, इसका एंगल भी बन रहा है कुछ, इसका एंगल कितना बन रहा है हमारे पास 30 डिग्री। तो हमेशा मेरे बच्चे एक बात याद रखना कि जब भी इस तरह के टेढ़े मेढ़े वेक्टर्स आ जाएं आपके पास, यानी कि जो किसी भी एक्सेस के साथ कोई भी एंगल बना रहे हो, तो हम क्या करते हैं, हम उस वेक्टर को फिर डायरेक्टली यूज तो नहीं करते, हम ये देखते हैं कि उस वेक्टर के कितने पोर्शंस मौजूद हैं अलग अलग एक्सेस के अंदर, यानी कि वो हॉरिजॉन्टली कितना पोर्शन अपने अंदर रखता है और वर्टिकली कितना पोर्शन अपने अंदर रखता है। तो अगर आपने ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स इसके फाइंड आउट करने भी हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स हम कैसे फाइंड करते हैं, इस बात को भी समझना। थीटा के सामने वाला जो कंपोनेंट होता है, फॉर एग्जांपल मैं इस फोर्स का नाम रख देता हूं भाई, ये फोर्स है एफ, ठीक है। थीटा के सामने वाला जो कंपोनेंट होता है, चूंकि वो एक ट्राइंगल की फॉर्म में एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी है, उसको हम कहते हैं साइन थीटा, और थीटा के बराबर में जो कंपोनेंट होता है उसको हम कहते हैं कॉस थीटा। तो ये जरूर याद रखना कि थीटा के सामने हमेशा कौन होगा, साइन, और थीटा के बराबर में हमेशा कौन होगा आपके पास, कॉस, ठीक है। अगर थीटा के सामने साइन है, आओ जरा वैल्यू निकालते हैं। सवाल क्या पूछा था, सवाल पूछा था इट्स वाई कंपोनेंट इज, वाई का मतलब जो वर्टिकल एक्सिस में वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा होगा। अब आप खुद देखें, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कौन जा रहा है हमारे पास, एफ साइन थीटा। आओ जरा इसकी वैल्यू निकाल लें। तो आपके पास यहाँ पे जो फोर्स गिवन है दैट इज हमारे पास 10 न्यूटन, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं अपने पास इसके एंगल के साइन के साथ, तो एंगल का साइन बनता है हमारे पास साइन 30। अब साइन 30 आपको याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 0.5। तो 10 को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि आधा कर दें, तो आपकी वैल्यू बन जाती है हमारे पास 5 न्यूटन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ से बन जाता है दैट इज ऑप्शन डी, विच इज 5 न्यूटन, ठीक है बेटा। मूविंग ऑन। तो बच्चों हमारे पास अगला सवाल हमसे कह रहे हैं, लेंस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्वर्जेशन कंजर्वेशन ऑफ। लेंस लॉ किसके साथ आपके पास अकॉर्डेंस में लेंस लॉ हमारे पास आसान जबान में कौन सी इनमें से कंजर्वेशन के साथ अकॉर्डेंस रखता है, या कौन सी चीज लेंस लॉ के अंदर हमारे पास कांस्टेंट रहती है, या कौन सी ऐसी चीज है जो कंजर्व रहती है, जो चेंज नहीं होती, ना बढ़ती है ना कम होती है, उसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है। तो लेंस लॉ के अंदर आपके पास कौन सी चीज कंजर्व रहती है, पहली चीज लेंस लॉ है क्या, थोड़ा सा उसको बैकग्राउंड देख लें। तो लेंस लॉ हमारे पास क्या है बेटा, लेंस लॉ आपके पास एक ऐसा लॉ है जो कि हम लोगों को एक ऐसी डायरेक्शन बताता है जो थी इंड्यूस्ड ईएमएफ की, ठीक है। तो लेंस लॉ हमारे पास किस लिए यूज किया जाता है, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, और किस चीज की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट, यानी कि वो करंट या ईएमएफ जो कि फ्लक्स के चेंज होने की वजह से हमारे पास किसी भी सर्किट में या कॉइल में इंड्यूस हो जाती है, उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट, और उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए लेंस लॉ काम आता है। लेंस ने हमेशा एक बात बोली, लेंस ने ये बात बोली कि जो डायरेक्शन होगी ना इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट की, वो हमेशा क्या होगी, आपके पास ऑपोजिट होगी। सर किस चीज की ऑपोजिट होगी, ऑपोजिट होगी जिसकी वजह से वो हो रही है, यानी कि जो करंट का चेंज उसको कॉज कर रहा है, ठीक है, उस कॉज के ऑपोजिट होगी वो। अब ऑपोजिट क्यों होगी, क्योंकि अगर वो सर ऑपोजिट ना होना तो नुकसान ये होगा कि फिर ऐसा होने लग जाएगा कि अगर वो सेम डायरेक्शन में हो तो ऐसा होने लग जाएगा कि एनर्जी और क्रिएट हो रही है, बट द थिंग इज जितनी एनर्जी आपने दी उससे ज्यादा क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो अब अगर वो अपोज ना करे तो हमारे पास यहां से एक सिंपल सा क्लॉज का ब्रेक हो जाता है कि अगर वो अपोज ना करे, वो सेम डायरेक्शन में हो जाए इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट आपके पास, तो ऐसे केस में हमारे पास हम ये कहते हैं कि एनर्जी क्रिएट होने लग गई है, जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो आपके पास लेंस लॉ जो करेक्टली बन जाता है वो किसके साथ अकॉर्डेंस में आ जाता है, वो आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 9, कैन द डायमेंशंस ऑफ वर्क आर सेम एज दैट ऑफ। वर्क की जो डायमेंशंस है वो कैसे निकाल सकते हैं, सबसे आसान तरीका, फॉर्मूला ढूंढ लो। सर वर्क का फॉर्मूला होता है एफडी या एफएस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इसके यूनिट्स क्या बन जाते हैं हमारे पास, अगर हम यूनिट देखें तो इसका यूनिट बन जाता है हमारे पास न्यूटन मीटर। अब या तो फॉर्मूला या यूनिट जिससे मैच कर गया उसके साथ डायमेंशन सेम होंगी, ठीक है। आओ जरा टॉर्क के बारे में बात कर लें। सर टॉर्क का जो फॉर्मूला है, टॉर्क का फॉर्मूला भी हमारे पास क्या होता है, फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। बस यहाँ पे ये जो डी है वो एक मोमेंट आर्म डिस्टेंस है जिसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट भी कहा जाता है। तो ये जो डी आपके पास है, अब जरा यूनिट्स बनाने पे आ जाए, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर। तो सर ये तो फॉर्मूला और यूनिट दोनों मैच कर गए, तो क्या मुझे आगे जाने की जरूरत है, नहीं सर, ऑल ऑफ दिस का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए। हम ऑप्शन ए मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग इन पैराबोलिक पाथ हैज कांस्टेंट। पहली बात तो ये पैराबोलिक पाथ किस बला का नाम है। पैराबोलिक पाथ आपके पास आसान जबान में इस तरह के कर्वलिनियर मोशन को हमारे पास कहा जाता है। अब ये जो पैराबोलिक पाथ है ये एक ऐसा पाथ होता है जिसके अंदर बॉडी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरह से प्रोसीड कर रही होती है आगे आपके पास, फॉलोइंग अ कर्व पाथ। और इसको आसान जबान में, हमारी बुक की जबान में हम लोग एक नाम भी देते हैं मोशन को इसकी, जो कहलाती है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन अकॉर्डिंग टू आवर कोर्स बुक उसके कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। उसका एक कांस्टेंट ये है कि
आपके पास जो एयर रेजिस्टेंस है उसको हम लोगों ने निगलेक्ट रखना है। हमने मान लेना है कि एयर रेजिस्टेंस एक्ट ही नहीं कर रही। अगर एयर रेजिस्टेंस एक्ट नहीं कर रही तो इस बात को बेटा समझना, आपने फॉर एग्जाम्पल एक फुटबॉल फेंकी, ठीक है, आपने उस फुटबॉल को इस तरह से थ्रो किया, आपने उस फुटबॉल को जब थ्रो किया तो वो फुटबॉल आगे भी जा रही है, यानी कि हमारे पास हॉरिजॉन्टली भी बढ़ रही है, ऊपर भी जा रही है, वर्टिकली भी बढ़ रही है। तो अब जरा अपने जहन में कुछ चीजें लेकर आते हैं। देखो, आगे बढ़ने से उसको कौन रोक सकता है? किसी भी चीज को आगे बढ़ने से हवा में कौन रोकेगा? हवा ही रोकेगी यार, सिर्फ आगे बढ़ने से। और ऊपर जाने से कौन रोकेगा? सर, ऊपर जाने से हमारे पास कौन हिंडर करेगा? ग्रेविटी हिंडर करेगी। तो ग्रेविटी को तो हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर देंगे तो फिर तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का सारा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। बॉडी ऊपर ही नहीं जानी तो नीचे नहीं आनी, तो प्रोजेक्टाइल मोशन आपके पास ले दे के खत्म हो गई। तो आपके पास इसका मतलब ये हुआ कि आगे बढ़ने से जो रोक रहा है वो तो एयर रेजिस्टेंस है, और ऊपर जाने से जो रोक रहा है वो है ग्रेविटी। ग्रेविटी को तो सर नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, जिसका मतलब ऊपर बढ़ने से तो कोई ना कोई रोकता रहेगा। जिसका मतलब ऊपर बढ़ने वाली स्पीड के अंदर आपके पास रुकावटें आती रहेंगी, ऊपर बढ़ने वाली स्पीड हमारे पास कम होती रहेगी। लेकिन आगे बढ़ने से कौन रोक रहा है? आगे बढ़ने से रोक रही है हवा। आगे बढ़ने से अगर हवा रोक रही है तो हवा को तो हमने निगलेक्ट कर दिया है। हमने मान लिया वो रोक ही नहीं सकती आपको। अपने केस के अंदर वो आपको रोक ही नहीं पा रही। अगर वो रोक ही नहीं पा रही तो आगे बढ़ने वाली स्पीड को तो कोई हिंडर ही नहीं कर रहा। हिंडर नहीं कर रहा तो आप सुकून से आगे बढ़ते चले जाओगे और आपकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, आपकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। जिसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर या पैराबोलिक मोशन के अंदर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है उसको हिंडर करने वाले फैक्टर को चूंकि हम निगलेक्ट कर चुके हैं, तो आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो एक ऐसी चीज होगी जो कि कांस्टेंट रहेगी और चेंज नहीं होगी। तो अब जरा देख लेते हैं। कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग इन पैराबोलिक पाथ हैज कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी, नहीं भाई। कर्विलिनियर वेलोसिटी, नहीं भाई। वर्टिकल वेलोसिटी, नहीं भाई, वो तो चेंज हो रही है, उसको तो ग्रेविटी चेंज कर रही है। और तो बचा क्या? ले देखिए हमारे पास सी ऑप्शन, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं मेरे बच्चे, इफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डबल्ड देन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम विल बिकम। ओके, आओ देखते हैं। मान लेते हैं इस वक्त अब अगर मेरी बॉडी है, ये रही वो बॉडी, इसका मास है m, ठीक है, और ये मूव कर रही है जैसे स्पीड के साथ, उस स्पीड का नाम मैंने रख दिया v। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी सर? भाईजान, इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर। तो सर इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? इसका मोमेंटम हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी विच विल बी mv। ठीक है सर, निकाल लिया। अब यही बॉडी थोड़ा तेज मूव करने लग गई। कितना तेज? सवाल कह रहा है डबल कर दो इसकी स्पीड को भाई, तो मैंने डबल कर दिया v को। तो अब कितनी स्पीड होगी इसकी? 2v। मास उतना ही है, मास में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मास उतना ही है, सिर्फ वेलोसिटी हमने डबल कर दी है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल भी तो छिड़ गए होंगे। काइनेटिक एनर्जी कितनी छिड़ गई होगी उसको देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में सिर्फ चेंज क्या आया होगा? अब v के बजाय हमारे पास, सॉरी, हम क्या पुट कर रहे होंगे? 2v पुट कर रहे होंगे यहाँ पे। तो अगर मुझे 2v पुट करना है तो स्क्वायर इस पे लग गया। चेंज कितना आया? 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 को बाहर निकाल दिया, अंदर बच गया हाफ mv स्क्वायर विच वाज द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। अब ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आ गया, कितनी छिड़ गई? वो पहले के मुकाबले में 4 गुना छिड़ गई। अगर वो 4 गुना छिड़ गई है तो या तो ऑप्शन सी हो सकता है या ऑप्शन डी हो सकता है। ए तो मेरे पास से ऑटोमेटिकली कट गया, ठीक है, क्योंकि ए कह रहा है काइनेटिक एनर्जी 2 दफा छिड़ेगी। आओ मोमेंटम को भी देख लेते हैं। तो चूंकि मोमेंटम छिड़ा है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास? v के बजाय अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 2v, तो ये बन जाएगा 2mv एंड 2mv। mv वाज द ओरिजिनल मोमेंटम। तो मोमेंटम छिड़ के कितना हो गया? 2 गुना बढ़ गया। अगर मोमेंटम 2 गुना बढ़ गया है तो हमारा ऑप्शन सी भी यहाँ से कट जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या है, मोमेंटम 8 गुना बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली कट गया। बच गया ऑप्शन बी, काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ेगी और मोमेंटम जो है वो हमारे पास 2 गुना बढ़ेगा। इसलिए भी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के साथ स्क्वायर के साथ रिलेट करती है, जबकि मोमेंटम जो है वेलोसिटी के पावर 1 यानी कि लीनियर फैक्टर के साथ रिलेट करता है। ठीक है बेटा, मूविंग ऑन। 12 कह रहे हैं हाउ कैन 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड, 3 कैपेसिटर्स है मेरे पास, ये आ गया पहला, ये आ गया दूसरा और ये आ गया तीसरा। ठीक है, अब मैंने सीरीज में बना दिया लेकिन मुझे नहीं पता ये सीरीज में क्या है आपके पास। ठीक है, देख लेते हैं। तो आपके पास ये आ गया 3 कैपेसिटर और तीनों की वैल्यू कितनी है? अच्छा, ज्यादा बेहतर है कि हम लोग इसको ऐसे बना दें, तो ज्यादा बेहतर है कि भाई तीनों अभी आपस में कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो आपके पास 3 कैपेसिटर्स हैं, तीनों कैपेसिटर्स की वैल्यू कितनी है? 2 माइक्रोफैरेड्स है। पूछ रहे हैं कि हाउ कैन दे बी अरेंज्ड टू गेट इक्विवेलेंट। अच्छा, यहाँ गलती से रेजिस्टेंस लिख दिया बेटा, ये एक्चुअली आपके पास होगा कैपेसिटेंस। ऑब्वियसली बात है, कैपेसिटेंस का सवाल है। हाउ कैन दे बी अरेंज्ड टू गेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 6 माइक्रोफैरेड। इन तीनों को मिला के 6 बन जाए। सर डायरेक्टली प्लस करना पड़ेगा, यानी कि टोटल कैपेसिटेंस अगर 6 चाहते हो तो सिर्फ इन तीनों को प्लस कर दो, ये हो जाएगी टोटल कैपेसिटेंस, 6 बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, 2 माइक्रोफैरेड प्लस 2 माइक्रोफैरेड प्लस 2 माइक्रोफैरेड, ये बन जाएंगे हमारे पास 6 माइक्रोफैरेड्स। लेकिन ये फॉर्मूला किसका है? डायरेक्टली ऐड करना, अगर हम कैपेसिटर्स की बात करें, ये फॉर्मूला आपके पास आता है
कैपेसिटर्स की पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन एक ऐसी कॉम्बिनेशन होती है जिसमें हमारे पास हम कैपेसिटेंसेस को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप चाहते हो 6 बनाना इसको, तो आपको तमाम को किसमें लगाना पड़ेगा, पैरेलल के अंदर। तो ऑप्शन सी वुड बिकम द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन 13 कह रहे मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय, किसी भी प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम हाइट होती है हमारे पास उसको किस फॉर्मूले से दिया जाता है। तो वो फॉर्मूला, अब ये तो हमारे पास मेरे बच्चे रट्टा मारने की चीज है। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद तो याद करिए। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है ऑप्शन ए। हाइट निकालने का जो फॉर्मूला है वो है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। जरा सा वो भी देख लेंगे भाई, अगर और फॉर्मूलाज नहीं याद तो इसी चक्कर में याद भी कर लेंगे। ये जो बी पार्ट में लिखा हुआ है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, ये फॉर्मूला आपके पास होता है सिंपली रेंज का। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला ही है, इसलिए बी ऑप्शन गलत हो जाता है। सी ऑप्शन जो लिखा हुआ है 2v0 sin थीटा ओवर जी, ये होता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का, यानी कि कितनी देर तक आपके पास जो प्रोजेक्टाइल है वो हवा में रहा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो वैसे तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि ले दे के जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए। तो रिमेंबर दिस फॉर्मूला कि हाइट अगर आपने निकालनी है किसी भी प्रोजेक्टाइल की तो उसका फॉर्मूला होता है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। मूविंग ऑन। अच्छा मेरे बच्चे कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज, सेंटर ऑफ द अर्थ तक जाएंगे कैसे सर। तो देखो ये अर्थ है फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारा, अब इसमें ये रहा सेंटर। तो सर हमें खोद खोद के नीचे जाना पड़ेगा, डिग कर कर नीचे जाना पड़ेगा सेंटर तक पहुंचने के लिए। मान लो पहुंच गए, जो कि प्रैक्टिकली वैसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन मान लो पहुंच गए। तो आपने कितना डिग किया, कितनी डेप्थ आपने डिग करी। अगर सेंटर तक पहुंचना है तो सर मैथ्स की टर्म्स में, ज्योमेट्री की टर्म्स में तो आपने एक रेडियस डिग कर दिया पूरा। और ये कौन सा रेडियस है, ये है रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास। अब एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जी की वैल्यू जब हम डेप्थ पे जाते हैं तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है, 1 माइनस डी ओवर आर ई मल्टीप्लाई बाय जी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ जी एट एनी डेप्थ कैलकुलेट करने का। और इस फॉर्मूले से मुझे साफ साफ नजर भी आता है कि आपके पास जैसे जैसे मैं डेप्थ पे जाऊंगा तो जी की वैल्यू जो है वो क्या होने लग जाएगी, हमारे पास डिक्रीज होने लग जाएगी जैसे जैसे आप डेप्थ पे जाओगे। तो अब जरा वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो हमारी वैल्यू क्या बन जाती है, 1 माइनस डेप्थ हमने कितनी डिक कर दी, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। अपॉन में भी आर ई लिखा हुआ है सर, तो आर ई सारी तो सर कैंसिल हो जाएंगे। और जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये बच जाएगा 1 माइनस 1 विच इज 0 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय जी, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज एक्चुअली 0। तो इसका मतलब आपके पास जी की वैल्यू एट एनी डेप्थ, सॉरी एट एनी डेप्थ कह रहा हूं, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ कितनी रह जाएगी हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 0। जिसकी वजह से आर्किमिडीज ने ये बात भी बोली थी कि भाई मुझे अगर सेंटर ऑफ द अर्थ पे ले जाओगे तो मैं आपके जो पूरा का पूरा अर्थ है उसको एक छोटे से लीवर पे क्या अपनी छोटी सी उंगली पे भी बैलेंस करके दिखा सकता हूं। दैट इज पॉसिबल, क्योंकि वहां पे आपके पास जी की वैल्यू खत्म हो जाएगी तो सारी बॉडीज वेटलेस बन जाएंगी, कोई वेट ही नहीं रहेगा उसका। ठीक है मेरे बच्चे, मूविंग ऑन। Question number 15. Karen, the wave speed of transverse wave in terms of wavelength and period t is given as. देखो वेव की जो स्पीड है उसका जो जनरल फॉर्मूला है हमारे पास वो बराबर होती है v is equal to f lambda। ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा देखते साथ ही कि कहीं ना कहीं तो पढ़ा है सर, तो मेट्रिक क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं वैसे तो हम इसको। अच्छा, v is equal to f lambda, जिसमें v क्या चीज होती है हमारे पास, स्पीड ऑफ वेव होती है। ठीक है, जबकि f जो होती है ये होती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर वेव, जबकि लैम्डा हमारे पास क्या है, वेव लेंथ, यानी कि वो वेव कितनी बड़ी है उसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन ये तो सर कहीं ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ। इन्होंने बोला भी है लैम्डा के साथ तो बनाओ v का फॉर्मूला, बट इसके साथ t आना चाहिए। तो देखो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो होते हैं ना बेटा, ये होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल, यानी कि अगर आपने टाइम पीरियड निकालना है तो आप फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल कर दें, और अगर आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आप टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कर दें। बट अब मेरे फॉर्मूले में कौन लिखा हुआ था, f लिखा हुआ था। f की जगह मैं लिख दूंगा 1 ओवर टी, आगे आ जाएगा लैम्डा। तो स्पीड किसके बराबर बन गई है हमारे पास, लैम्डा ओवर टी के। अगर ये स्पीड लैम्डा ओवर टी के बराबर बन जाती है तो आपका अब देखें कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाता है हमारे पास, ले देखे यहां पे जो ऑप्शन करेक्ट हो जाता है दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है बेटा, मूविंग ऑन। The phenomena of interference, diffraction and polarization can be explained on the basis of डायफ्रैक्शन हो गई, इंटरफेरेंस हो गई और पोलराइजेशन हो गई। ये सब चीजें कौन फेस करता है। देखें एक बात याद रखिएगा मेरे बच्चे, ये जो लाइट रेज है हमारे पास, इन लाइट रेज के बारे में बहुत बड़ी जंग चली है अरसे तक कि या तो ये लाइट रेज वेव है या ये पार्टिकल है। अगर ये पार्टिकल है
तो पार्टिकल होने के लिए इनको एक सिंपल सा फिनोमेना पास करके दिखाना पड़ता है, इनको कोलाइड करके दिखाना पड़ता है। ये कोलिजन करेंगे तो ये पार्टिकल कहलाएंगे, नहीं तो ये वेव कहलाएंगे। तो वेव कहलाने के लिए किन किन फिनोमेना से गुजरना पड़ता है? जितने भी फिनोमेना लिखे हुए, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? दो वेव्स हैं हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल किसी तरीके से दोनों वेव्स जिनकी वेवलेंथ सेम थी, उनके क्रस्ट और ट्रफ मैच कर गए, क्रस्ट पे क्रस्ट और ट्रफ पे ट्रफ सुपर इंपोज हो गया, तो ये दोनों वेव्स मिलके आपके पास एक लार्जर एम्पलीट्यूड वेव आपको दे देंगी, दैट इज नोन एज इंटरफेरेंस। अब ये काम मैं और तुम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हम पार्टिकल्स हैं, हम लोग हैं पार्टिकल्स। कभी पार्टिकल में ऐसा देखा कि पार्टिकल को पार्टिकल पे जाके फेंको या कोलाइड करवाओ, दोनों मिलके बड़े हो जाए? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता हमारे पास, वो दोनों मिलके एक बॉडी नहीं बनते। तो आपके पास इसका मतलब पार्टिकल्स कैन नॉट इंटरफेयर। अगर पार्टिकल्स इंटरफेयर नहीं कर सकते तो कौन कर सकती हैं? वेव्स कर सकती हैं। तो ये बात याद रखिएगा बेटा, आपके पास ये जो इंटरफेरेंस हो गई, डायफ्रैक्शन हो गई या पोलराइजेशन हो गई, ये तमाम वो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक वेव परफॉर्म कर सकती है, पार्टिकल परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है बच्चे, मूविंग ऑन। अच्छा, कह रहे 17 में एंट्रोपी has been called the degree of disorder of a system। एंट्रोपी क्या होती है? हमारे पास किसी भी सिस्टम में कितना बिगाड़ आ चुका है उसको कहते हैं। क्यों बिगाड़ को क्यों कहते हैं, उसकी वजह समझते हैं। देखो, एंट्रोपी को समझने का सबसे आसान तरीका हमारे पास क्या? हमारे किचन में लगा चूल्हा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने पास बात करता हूँ कि मेरे किचन में एक चूल्हा लगा हुआ है जिसमें से आंच निकल रही है, उस आंच के ऊपर उठा के मैंने पतीला रख दिया। मान लेना भाई ये सारी चीजें दिखने में को नहीं लग रही, लेकिन मान लेते हैं ये सब कुछ जो मैं बोल रहा हूँ ये वही है। तो चूल्हे से आपके पास क्या हो गया? आंच आ रही है, आंच पे वो अपने पतीले रखा हुआ है। अब मुझे एक बात सोचो, आप एक्चुअली करना क्या चाह रहे हो? आपकी कोशिश पूरी कि ये जितनी भी आंच है, यानी कि जितनी भी हीट एनर्जी है साइंस की जबान में, वो सारी की सारी किसको मिले? सिर्फ और सिर्फ पतीले को। सारी चीजें वो एब्जॉर्ब करे, लेकिन कैसा हो रहा होता है? नहीं सर, हमारी अच्छी खासी एनर्जी तो रेडिएट हो जाती है इधर से उधर, हमें भी तो खड़े खड़े गर्मी लग रही है। तो वो एनर्जी जो रेडिएट हो गई है, जो हीट एनर्जी जो आपके पास एटमॉस्फेयर में चली गई, आपके एटमॉस्फेयर के जाके उसने क्या किया? आपके एटमॉस्फेयर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद थे वो नॉर्मल अपने बेचारे सुकून से अपनी वाइब्रेशंस फरमा रहे थे, एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे वाइब्रेशंस फरमा रहे थे। इन्होंने क्या करा? इस हीट ने जाके उनकी वाइब्रेशंस को तेज कर दिया। जब उनकी वाइब्रेशंस को तेज कर दिया आपने इसके पास, तो एक्चुअली क्या हुआ? मॉलिक्यूल्स जो थे वो अपनी नेचुरल स्टेट, नेचुरल वाइब्रेशनल स्टेट से तेज हो चुके हैं, ठीक है। अब आपके पास, आप इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते। आप कैसे रोक सकते हो इस जाया होने वाली हीट को? आप नहीं रोक सकते तो बड़े स्टेज पे सोचो कि भाई कितने चूल्हे जल रहे हैं पूरी दुनिया में जहां से आप ये हीट नहीं रोक सकते। आप दुनिया में अपने घर हटा दो तो इंडस्ट्रीज में कितना चल रहा है जो ये हीट नहीं रोक सकता। तो ये हीट हो क्या रही है? ये कहलाती है डिग्रेडेड हीट या डिग्रेडेड एनर्जी, जिसको हम काम में नहीं लेकर आ सकते, किसी यूजफुल वर्क के अंदर इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि आप कुछ भी कर लो, आप रोक नहीं सकते। आप इसको ये बढ़ी जा रही है, ये बढ़ी जाएगी आपके पास, ये कम नहीं हो सकती। तो अगर ये बढ़ी जा रही है, नाउ लुक फॉर द ऑप्शन। तो एंट्रोपी क्या कह रहे हैं भाई? हैज बीन कॉल्ड द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि भाई ये बढ़ी जा रही है। तो अगर ये बढ़ी जा रही है, ए ऑप्शन कहता है एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। नहीं भाई, बढ़ी जा रही है। बी, यूनिवर्स ऑलवेज डिक्रीजेस। नहीं भाई, बढ़ी जा रही है। सी, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस। यस, सो ऑप्शन सी बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 18 कह रहे इन विच थर्मोडायनेमिक प्रोसेस देयर इज नो वर्क डन। आओ देखते हैं किक करके। आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल में प्रोसेस में क्या होता है कि बॉडी को हम जितना हीट प्रोवाइड करते हैं एक रेजर्वोयर के थ्रू कंट्रोल्ड अमाउंट के अंदर, वो एग्जैक्टली उतना ही वर्क करके हमें दे देती है। यानी कि जो हीट हमें दी जाती है वो एक्चुअली क्या कर रही होती है? उतना ही अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म कर रही होती है, और उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, जिसका मतलब वर्क तो परफॉर्म हो रहा है सर। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अच्छा जी, बी में कह रहे हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग कांस्टेंट रखते हैं प्रेशर को। तो जब हम हीट देते हैं उसकी वजह से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होती है, और वो कुछ ना कुछ पिस्टन को ऊपर भी धकेलता है, यानी कि वर्क भी परफॉर्म करता है। तो आइसोबैरिक प्रोसेस भी नहीं हो सकता। सी, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? आप कोई हीट ही नहीं दे रहे, फिर क्या होता है? फिर जो सिस्टम है वो अपनी ही एनर्जी को यूटिलाइज करके वर्क करने लग जाता है, पिस्टन को ऊपर करने लग जाता है या पिस्टन को नीचे करने लग जाता है। यानी कि सिस्टम की अपनी ही एनर्जी हमारे पास उसके अंदर ऑल्टर होती है। अगर पिस्टन ऊपर जा रहा है तो सिस्टम अपनी एनर्जी लगा रहा है, जिसकी वजह से उसकी अपनी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर पिस्टन नीचे दबाया जा रहा है तो आपके पास सिस्टम की एनर्जी बढ़ने लग जाएगी। यानी कि अगर एनर्जी बढ़ रही है कम हो रही है, दोनों केस में पिस्टन को तो मूव करना पड़ रहा है ना यार। तो अगर मूव करना पड़ रहा है तो जितनी बॉडी की एनर्जी में चेंज आ रहा है, क्योंकि हीट तो हमने दी नहीं,
जितनी बॉडी की एनर्जी में चेंज आ रहा है वही एक्चुअली हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है क्या करने के लिए, वर्क करने के लिए। तो एडियाबैटिक प्रोसेस भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी वर्क हो रहा है। तो ले देके बच तो ऑप्शन डी गया, लेकिन समझ भी लेते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या चीज नहीं हम देखते, उसमें हम लोग कोई चेंज इन वॉल्यूम नहीं देख रहे होते। वॉल्यूम डिट्टो वैसा का वैसे ही रहता है, चेंज नहीं होता। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, जिसका मतलब ना पिस्टन ऊपर जा रहा है ना ही पिस्टन हमारे पास नीचे जा रहा है, तो आपके पास कोई भी वर्क नहीं हो रहा। दैट्स व्हाई आइसोकोरिक प्रोसेस इज द बेस्ट ऑप्शन हियर, कि हमारे पास कोई भी वर्क इस प्रोसेस में नहीं होता, तो सर वो आइसोकोरिक प्रोसेस में नहीं होता। मूविंग ऑन। अच्छा जी, कह रहे हैं द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम -20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, लिख देते हैं। इनिशियल टेम्परेचर कितना है, -20 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर कितना दे दिया, +20 डिग्री सेल्सियस। चेंज निकालो, निकालते हैं। डेल्टा टी की वैल्यू आ गई फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये दोनों प्लस होके बन जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, दैट विल बिकम 40 डिग्री सेल्सियस आपके पास। तो चेंज आ रहा है 40 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, बच्चे क्या भंड मारते हैं, इनसे बोलो इसको केल्विन में करो, वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे करेंगे 273 प्लस कर देंगे और लिख देंगे सर 313 आंसर आ रहा है। और देखें तो ऑप्शन ही नहीं है 313 तो हमारे पास। तो ये ऑप्शन वैसे तो ये गलत ही हो जाता है पहले तो तरीका। क्यों, देखो एक चीज तो पहले अपने पास जहन में याद रखना, डेल्टा टी की वैल्यू जितनी सेल्सियस में होती है उतनी ही केल्विन में भी होती है। यानी कि केल्विन में भी आंसर है 40 केल्विन ही आएगा। लेकिन इस बात को सर प्रूफ तो करके दिखाएं, ये हम कैसे बात मान लेंगे भाई, अगर ये दोनों बराबर ही होती है हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू सेल्सियस में नहीं या केल्विन में। तो आपके पास यहाँ लिखा है -20, केल्विन में ये कितना बन जाएगा जरा देखते हैं। 273 प्लस किया तो ये बन जाएगा 253 केल्विन। और यहाँ लिखा हुआ है 20, इसको भी जरा चेक करते हैं। इसमें 273 प्लस किया तो ये कितना बन जाएगा, 293 केल्विन। निकाल लो जरा डेल्टा टी यहाँ से, ये हो जाएगा 293 माइनस 253। अगेन द आंसर केम अप टू बी 40, बट द यूनिट वुड बी केल्विन। तो समझाने का मकसद बेटा सिर्फ ये है कि डेल्टा टी की वैल्यू चाहे सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो, दे कम अप टू बी द सेम वैल्यूज। ठीक है, तो इस वजह से कुछ फॉर्मूलाज भी ऐसे हैं जिनमें आपके पास डेल्टा टी आता है, जैसे Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। अब ऐसे फॉर्मूले में तुम्हारी मर्जी है, तुम टेम्परेचर को सेल्सियस में रखो या केल्विन में, वैल्यू सेम ही आनी है क्योंकि डेल्टा टी इज गोइंग टू बी सेम। बट कुछ फॉर्मूलाज ऐसे होते हैं जिनमें टी अकेला आता है, जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ के ई इज इक्वल टू 3/2 KT। ऐसे फॉर्मूले में चूंकि डेल्टा नहीं आ रहा, चेंज नहीं निकालना, तो ऐसे फॉर्मूले में टेम्परेचर का केल्विन में रखना बड़ा जरूरी है। ऐसे फॉर्मूलाज में हम लोग सेल्सियस में नहीं रखते, फिर उसमें कन्वर्ट जरूर करते हैं। बट अगर डेल्टा टी आ गया तो कन्वर्ट करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, कर भी दोगे तो वो वही मैग्नीट्यूड रहेगा कन्वर्जन का जो सेल्सियस में, उतना ही हमारे पास किस में आ जाएगा, केल्विन में भी आ जाएगा। मूविंग ऑन। क्वेश्चन 20 में कह रहे हैं कूलम्स लॉ रिजेंबल्स विथ। कूलम्स लॉ है क्या, कूलम्स लॉ हमारे पास दो चार्जेस जो कि या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे या रिपेल कर रहे होंगे, कितनी फोर्स से कर रहे होंगे उनके बारे में बात करता है। और उनकी वैल्यू होती है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, जिसमें Q1 होता है पहला चार्ज, ठीक है, Q2 होता है दूसरा चार्ज, और R होता है उन दोनों को एक दूसरे से कितना दूर उठा रखा हुआ आपने। सही है, इसी का सिनोनिमस एक तरह का लॉ है, इससे थोड़ा सा मिलता जुलता लॉ है। ऑप्शंस देखते हैं लाइन से क्या क्या कह रहे हैं। ऑप्शन ए कह रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमसे ये कहता है कि दुनिया में जितने भी दो मैटर्स हैं वो सिर्फ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। कूलम ने कहा था अट्रैक्शन भी हो सकती है रिपल्जन भी हो सकती है क्योंकि चार्जेस हैं। न्यूटन ने कहा था जितने मैसेज हैं पूरे यूनिवर्स के अंदर वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और कितनी फोर्स से कर रहे हैं, वो कर रहे हैं G m1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, जिसमें फिर वही बात m1 एंड m2 आर द मासेस ऑफ बोथ बॉडीज जो कि अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, एंड r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर आप देखो तो सिनोनिमस किसके साथ रहा ये लॉ सिनोनिमस रहा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के साथ, व्हिच इज व्हाई ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं कहीं गलत तो नहीं होगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है, यानी कि फोर्स लगाओगे तो बॉडी हिलेगी, फोर्स लगाओगे तो बॉडी रुकेगी। सिमिलरली ऑप्शन सी का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो है न्यूटन सेकंड लॉ का F इज इक्वल टू ma। तो हमारे पास ये भी कोई इक्वेशन नहीं बनी जो कि हमारे पास किसके साथ रिजेंबल करे, कूलम्स लॉ के साथ, तो सी भी कट गया बी भी कट गया। वैसे तो ऑप्शन ए है, और लॉ ऑफ एनर्जी कोई हमारे पास इस तरह से कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं करता, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जरूर होता है हमारे पास। ठीक है, मूविंग ऑन। 21 कह रहे इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज मेड 4 times of the velocity of the transverse wave along the wave along it becomes। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपके पास अगर ग्रामेटिकली देखें तो ये ऑफ गलत आ गया, बस यहाँ पे आपके पास 4 times then the velocity of the transverse wave along it becomes। आओ जरा देखते हैं इसके बारे में क्या होता है। तो देखो जो स्पीड होती है या वेलोसिटी होती है किसी ट्रांसवर्स वेव की, ट्रांसवर्स वेव मतलब एक ऐसी वेव जो कि क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, तो उस ट्रांसवर्स वेव की स्पीड वो भी किसके अंदर हमारे पास, किसी स्ट्रिंग के अंदर किस तरह से दी जाती है, उसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसका आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है हमारे पास V is equal to under root
T अपॉन म्यू, जिसमें म्यू होती है हमारे पास लीनियर मास डेंसिटी और टी होता है आपके पास टेंशन। ठीक है, अब खैर लीनियर मास डेंसिटी से कोई ताल्लुक नहीं है सवाल का, टेंशन से जरूर है। तो आपके पास मान लेते हैं कि इस वक्त हमारे स्ट्रिंग में टेंशन टी थी तो उसकी स्पीड वी थी। क्या कह रहे हैं, छेड़ो, कह रहे हैं किस चीज को छेड़ो, तो आपसे कह रहे हैं टेंशन कितनी करो, 4 गुना कर दो, तो स्पीड छिड़ेगी, जाहिर सी बात है। जरा करके देखते हैं 4 गुना करने से क्या होगा। टेंशन 4 गुना कर दी मैंने, 4t कर दी, म्यू वही का वही, 4 रूट से बाहर निकलेगा, क्या बन जाएगा हमारे पास 2 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 टी ओवर म्यू। और टी ओवर म्यू तो सर ओरिजिनल स्पीड के बराबर था, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v डैश का 2v, जिसका मतलब स्पीड हमारे पास पहले के मुकाबले में कितना हो जाएगी, डबल हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी, विच विल मेक ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन 22, कह रहे हैं 22 में फॉर द फॉलोइंग सर्किट्स कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। पहले तो ये पहचानो ये सर्किट कौन सा है, जितना करंट इसमें बैटरी में से निकलेगा वो सारा का सारा कहाँ जाएगा, फर्स्ट रेजिस्टर में, उसके बाद कहाँ जाएगा, सेकंड रेजिस्टर में। तो अगर हम देखें करंट के पास फ्लो करने के लिए एक ही पाथ है, एक ही लूप है, एक ही पाथ में अगर करंट फ्लो कर रहा होता है तो ऐसी कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, और सीरीज कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज क्या है कि करंट तो उसमें सेम रहता है, क्योंकि एक ही पाथ है उसके पास और कोई पाथ ही नहीं है, करंट तो उसमें सेम रहता है, लेकिन जो वोल्टेज है आपके पास, जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास, वो डिवाइड हो जाता है, जितने कंपोनेंट्स लगाओगे उतनों में डिवाइड होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो है वो उतने ही कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे मैंने 2 रेजिस्टर्स लगाए हुए हैं और दोनों 10 के हैं, तो 2 हिस्सों में डिवाइड होगा वोल्टेज। और मजे की बात, जब दोनों रेजिस्टर सेम है तो इसके अंदर कैलकुलेशन करे बिना भी आप बता सकते हो टोटल वोल्टेज था 6 वोल्ट। आप दोनों हिस्सों में सेम सेम डिवाइड होगा तो 6 का सेम सेम डिवाइड कर दो 2 हिस्सों में, आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 3 वोल्ट। ठीक है सर, लेकिन मैथ्स भी देखनी है हम लोगों ने इसकी, मैथ्स कैसे करेंगे आओ वो भी देख लेते हैं। आपके पास मैथ्स निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरा जो सर्किट है वो टोटल करंट कितना प्रोवाइड कर सकता है। टोटल करंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, टोटल वोल्टेज को टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड। टोटल वोल्टेज हमारे पास कितना है 6, टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, सीरीज के अंदर डायरेक्टली सर प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 + 10 एंड इट विल बिकम 6/20। सही लिख दिया मैंने कि टोटल करंट हमारे पास कितना है 6/20 एम्पियर्स है, लेट्स से। और पूछा गया आपसे वोल्टेज बताओ सिर्फ किसके अक्रॉस, सिर्फ किसके अक्रॉस, ए पॉइंट और बी पॉइंट के दरमियान। ए और बी के दरमियान तो पहला रेजिस्टर ही आ रहा है ना हमारे पास 10 ओम्स वाला, तो अगर इसकी वाली बात की जा रही है तो इसका जो वोल्टेज होगा उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, करंट, करंट तो सिर्फ दोनों में सेम जा रहा है, मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस जो उसके दरमियान है, ए बी के दरमियान। आओ वैल्यूज पुट कर देते हैं। करंट सर हमने अभी निकाला 6/20 और ए और बी के दरमियान जो रेजिस्टेंस मौजूद है वो कितनी है हमारे पास 10। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, अंडे से अंडा कट गया, 6/2 दैट विल बी इक्वल टू 3 वोल्ट। तो वही वाली बात कि अगर बेटा सेम रेजिस्टर्स लगे हुए हैं और 2 हैं तो टोटल वोल्टेज 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर आंसर हो गया हमारे पास 3 वोल्ट्स। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहे हैं द डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट एसी टू डीसी इज कॉल्ड। ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने वाली जो डिवाइस है उसे हम क्या कहते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने वाली जो डिवाइस है बेटा, उसका नाम आपके पास होता है डायोड। डायोड भी कहते हैं उसको, पीएन जंक्शन भी कहते हैं। पीएन जंक्शन डायोड आपके पास अगर किसी भी सर्किट में लगा दिया जाएगा तो सर्किट में उसका काम ही सिर्फ क्या है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, सच एज योर फोन चार्जर। क्योंकि फोन चार्जर जब आप सॉकेट में प्लग इन करते हो तो वो रिसीव करता है ऑल्टरनेटिंग करंट, लेकिन आपके फोन में चूंकि बैटरी लगी हुई है तो वो उसको उसने प्रोवाइड करना है डायरेक्ट करंट। तो हमारे चार्जर के अंदर एक डायोड लगा हुआ है जिसका काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, और इस प्रोसेस को, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस को हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन। जब इसको रेक्टिफिकेशन कहते हैं तो जो आपके पास इस डिवाइस का, जो डिवाइस ये काम करेगी उसे हम कहेंगे रेक्टिफायर। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 24 कह रहे हैं द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड 0 इन डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपके पास एक्सेलरेशन को 0 कंसीडर किया जाता है। तो आपके पास बेसिक सी डेफिनेशन है ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस की। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होते हैं जिसमें आपके पास आप ये सोचते हो कि दोनों ऑब्जेक्ट्स या फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे के लिहाज से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ जा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता हुआ जा रहा है। तो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा होगा तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी 0। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी दूसरे के लिहाज से वेरिएबल स्पीड से मूव करती हुई जा रही है तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को फिर हम लोग कहते हैं नॉन इनर्शियल। ठीक है, तो आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड वाले जो होते हैं वो कहलाते हैं इनर्शियल। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड वाले जो होते हैं वो कहलाते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। और नॉन इनर्शियल में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी जिसका मतलब लाजमी है
कि उसके अंदर एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ क्रिएट हो जाएगी और एक्सेलरेशन 0 के बराबर नहीं होगी, जबकि यूनिफॉर्म स्पीड में एक्सेलरेशन कितनी हो जाती है हमारे पास 0। ठीक है बेटा, तो 24 का करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है? ऑप्शन ए, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। ठीक है, आगे बढ़े अगर इस सवाल में। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहे हैं द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को नॉर्मली हम सिंबलाइज करते हैं बी से। ठीक है, इसको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के अलावा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहा जाता है, जिससे इसका फॉर्म यूनिट बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ओवर ए, सॉरी बी ए। अगर मैं यहां से बी का फॉर्मूला निकालता हूं तो वो जाता है फ्लक्स ओवर ए। फ्लक्स का यूनिट हमारे पास ऐसा ही होता है वेबर, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट बन जाता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वेबर पर मीटर स्क्वायर, या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का वेबर पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग एक और यूनिट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कहलाता है टेस्ला। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इनमें से कोई सा भी यूनिट आप यूज कर लो, वो यूनिट आपके पास कहलाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का। ठीक है, तो अब आप ढूंढ लेते हैं ऑप्शन वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो सर कहीं नजर नहीं आ रहा। तो ए वेबर नहीं है, वेबर तो फ्लक्स का है। वेबर पर मीटर भी नहीं है, टेस्ला पर मीटर भी नहीं है, ले देके बचा कौन हमारे पास? ऑप्शन बी, दैट इज टेस्ला।